प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर। इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। पाकिस्तान में आतंकियों ने उत्तरी वजीरिस्तान में सेना की एक पोस्ट पर हमला बोल दिया, जिसमें 7 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई है। पाकिस्तानी न्यूज़ वेबसाइट डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार सुबह हुए इस हमले में आतंकियों ने विस्फोटकों से भरे वाहन को सैन्य प्रतिष्ठान में घुसा दिया। हमले के चलते इमारत का हिस्सा ढह गया और आतंकी उसी रास्ते अंदर घुस आए थे। पाकिस्तानी सेना की मीडिया अफेयर विंग ISPR ने बताया कि ये आत्मघाती हमला था, जिसमें 2 अधिकारियों समेत 7 जवान मारे गए हैं। इसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल, एक कैप्टन और 5 सिपाही हैं। पाकिस्तानी सेना ने 6 आतंकियों के मारे जाने की भी जानकारी दी है। पाकिस्तानी सेना ने बताया कि 16 मार्च को सुबह तड़के 6 आतंकियों ने उत्तरी वजीरिस्तान जिले के मीर अली में सुरक्षा बलों की चौकी पर हमला बोल दिया। शुरुआत में सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश को विफल कर दिया। इसके बाद आतंकियों ने विस्फोटकों से भरे वाहन से बिल्डिंग में टक्कर मार दी, जिसके बाद एक के बाद एक कई धमाके हुए से इमारत का एक हिस्सा ढह गया और 5 जवान शहीद हो गए। ISPR ने रिलीज में बताया कि 5 जवानों की मौत के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद कासिफ और कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर के नेतृत्व में सैनिकों ने मोर्चा संभाला और सभी 6 आतंकवादियों को मार गिराया। हालांकि इस गोलाबारी के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल कासिफ और कैप्टन बदर गोली का शिकार हुए और मारे गए। सेना ने बताया कि विशेष ऑपरेशन समूह के सैनिकों को बुलाया गया, जो परिसर को साफ करने में कामयाब रहे। मीडिया आउटलेट खुर्सान डायरी ने मीर अली अस्पताल के एक सूत्र के हवाले से बताया कि 17 घायल सैनिकों को अस्पताल में लाया गया था, जिसमें से 7 की को गंभीर होने के चलते बन्नू रेफर किया गया है। खुरासान डायरी की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिज गुल बहादुर समूह के एक सहयोगी ने इस हमले का दावा किया है। आइए अब हम चीन के बारे में बात करें। चीन ने दक्षिण चीन सागर में 2012 से 21 तक ऐतिहासिक अधिकारों के दावे को लेकर जमकर उत्पात मचाया। इसका असर यह हुआ कि उसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बड़े जल क्षेत्र से हाथ धोना पड़ा है। चीन के इस आक्रामक सैन्य रणनीति के कारण दूसरे अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों ने सुरक्षा साझेदारी और राजनयिक गतिविधियों को गहरा कर दिया है। चीन के विरोध के बावजूद फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया और इंडोनेशिया विवादित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और तेल और गैस क्षेत्रों का विकास जारी रखे हुए हैं। चीन जानता है कि वो पूर्ण पैमाने पर इन दावेदारों के खिलाफ सैन्य बल का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ऐसे में चीन ने 2022 के बाद उन क्षेत्रों में अपनी गतिविधियों को कम किया है, जिसका सीधे तौर पर कोई कनेक्शन नहीं है। दक्षिण चीन सागर में सबसे खतरनाक संघर्ष चीन और फिलीपींस के बीच चल रहा है। फिलीपींस दक्षिण चीन सागर में स्थित सेकेंड थॉमस सोल पर स्थित BRP सियरा मादे की मरम्मत के लिए दृढ़ संकल्पित है। इसके लिए फिलीपींस ने अपनी एक सैन्य टुकड़ी को भी इस द्वीप पर तैनात कर रखा है। अब चीन उस द्वीप पर फिलीपींस को सप्लाई पहुंचाने में बाधा डाल रहा है, लेकिन फिलीपींस BRP सियरा मादे की मरम्मत के लिए दृढ़ संकल्पित है। हर महीने फिलीपीन तटरक्षक बल ने मनीला के सैनिकों को जमीन पर खड़े जहाज BRP सियरा मादे पर फिर से आपूर्ति करने के लिए नागरिक जहाज़ों को स्कॉट किया है। हर महीने चीन तटरक्षक CCG और मलेशिया ने उन्हें रोकने के लिए खतरनाक लेकिन गैर गतिशील रणनीति अपनाई है, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिली है। फिलीपींस ने भी चीनी ग्रे जोन रणनीति के बावजूद 2012 के बाद पहली बार स्कारबोरो सोल के आसपास नियमित उपस्थिति फिर से स्थापित की है। CCG में फरवरी 2023 में एक फिलिपिनो चालक दल के सदस्य को अस्थायी रूप से अंधा करने के लिए एक सैन्य ग्रे लेजर का उपयोग करने का आरोप लगाया था। इसके बाद निकट टकराव की एक श्रृंखला हुई, क्योंकि चीनी जहाज़ों ने फिलीपीन जहाज़ों के मार्गों को अवरुद्ध करने की कोशिश की। CCG ने सेकेंड थॉमस और स्कारबोरो शोल के आसपास फिलीपीन सरकार और नागरिक जहाज़ों पर भी पानी की बौछारें की। ये अब हम बात करते हैं पाकिस्तान का पहला जासूसी जहाज के बारे में। पाकिस्तानी नौसेना को अपना पहला जासूसी जहाज मिल गया है। इस जासूसी जहाज का नाम PNS रिजवान है। PNS रिजवान का निर्माण चीन ने किया है। पाकिस्तानी नौसेना के इस पहले जासूसी जहाज का खुलासा सैटेलाइट इमेजरी के जरिए किया गया है। पाकिस्तान ने अभी तक इस जासूसी जहाज को लेकर कोई भी बयान नहीं दिया है। पाकिस्तान के पहले जासूसी जहाज को भारत के INS ध्रुव का जवाब माना जा रहा है। INS ध्रुव को 2021 में उपग्रह और बैलिस्टिक परमाणु मिसाइलों को ट्रैक करने की क्षमताओं के साथ भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। द प्रिंट की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान के सूत्रों ने बताया है कि इस जहाज़ का इस्तेमाल भले ही पाकिस्तानी नौसेना कर रही है, लेकिन इसमें चीन उसकी मदद कर रहा है। पाकिस्तानी नौसेना का PNS रिजवान भारत के INS ध्रुव की तुलना में काफ़ी छोटा है। हालांकि इस जहाज़ के शामिल होने से पाकिस्तान उन विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है जिसमें अभी तक भारत, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और रूस ही मौजूद थे। हालांकि इन सभी देशों ने अपने अपने जासूसी जहाज़ों को खुद विकसित किया है, लेकिन पाकिस्तान ने इसे चीन से खरीदा है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस विशेषज्ञ डेमियन साइमन ने पाकिस्तानी जासूसी जहाज़ की
पहली तस्वीर को दुनिया के सामने लाया है। उन्होंने ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा कि पाकिस्तान के इस आधुनिकीकरण प्रयास को चीन द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में अपने रणनीतिक हितों के साथ गठबंधन करने का समर्थन प्राप्त है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण सहयोगी की क्षमता को बढ़ाना है। हालांकि पाकिस्तान इस जासूसी जहाज़ का इस्तेमाल पिछले साल से कर रहा है, लेकिन किसी को इसकी भनक नहीं लगी थी। अब हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने शनिवार को चुनावों की तारीख का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही देश भर में आचार संहिता भी लागू हो गई है। लोकसभा की 543 सीटों के साथ ही 26 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव कराने का फैसला लिया गया है। लोकसभा के चुनाव 7 चरणों में होंगे। 22 राज्यों में एक चरण में चुनाव प्रस्तावित है, जबकि पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव कराने का फैसला लिया गया है। चुनाव आयोग के चीफ कमिश्नर राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस बार चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून के बीच 7 चरणों में होंगे और मतगणना 4 जून को होगी। राजीव कुमार ने कहा कि 18वीं लोकसभा के गठन के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही देश में आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। इसके साथ ही सरकार ऐसा कोई नीतिगत फैसला नहीं कर सकेगी जो मतदाताओं के फैसले को प्रभावित कर सके। कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनाव 2024 में कुल 97 करोड़ पंजीकृत मतदाता हैं। इनमें से 49.7 करोड़ पुरुष हैं और 47.1 करोड़ महिलाएं हैं और 48,000 ट्रांसजेंडर हैं। साल 2019 के चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या 90 करोड़ थी। उन्होंने बताया कि ऐसे मतदाताओं की संख्या 1.8 करोड़ है जो पहली बार मतदान करेंगे और मतदाता सूची में 85 साल से अधिक उम्र के 82 लाख और 100 साल से अधिक उम्र के 2.18 लाख मतदाता शामिल हैं। कुमार ने बताया कि देश भर में मतदाता लिंगानुपात 948 है और 12 राज्यों में केंद्र प्रशासित प्रदेशों में पुरुष मतदाताओं की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है। उन्होंने कहा कि देश में 10.5 लाख से अधिक मतदान केंद्र होंगे और 55 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल होगा। उन्होंने बताया कि आयोग हिंसात्मक मुक्त चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। सीसी ने कहा कि चुनाव अधिकारी देश भर में 10.5 लाख मतदान केंद्र स्थापित करने की तैयारी कर रहे हैं। 2 नए निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार सुखबीर सिंह संधू के साथ मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि हम पूरी तरह तैयार हैं और मैं मतदाताओं से अनुरोध करता हूं कि वे स्याही मतदान वाली लगवाएं। उन्होंने कहा कि हम सभी के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग राष्ट्रीय चुनाव इस तरह से कराने का वादा करता है कि वैश्विक मंच पर भारत का गौरव बढ़े। कुमार ने कहा कि सभी राज्यों में आकलन के बाद हमें यादगार, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने को लेकर आश्वस्त है। कुमार ने कहा कि आयोग ने 17 लोकसभा, 16 राष्ट्रपति चुनाव और 400 से अधिक विधानसभा चुनाव कराए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 11 राज्यों में चुनाव शांतिपूर्ण और हिंसा मुक्त रहे हैं और लगभग एक भी सीट पर दोबारा चुनाव नहीं हुआ। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी 7 चरणों में मतदान हुआ। उस चुनाव में कुल 91.2 करोड़ मतदाता थे, जिनमें लगभग 43.8 करोड़ महिला मतदाता और 47.3 करोड़ पुरुष मतदाता थे। कुल लगभग 61.5 करोड़ वोट डाले गए थे और 67.4% मतदान हुआ था। साल 2019 के चुनाव नतीजों में भारतीय जनता पार्टी ने 303, कांग्रेस ने 52, तृणमूल कांग्रेस ने 22, बहुजन समाज पार्टी ने 10, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 5, माकपा ने 3 और भाकपा ने 2 सीटें जीती थी। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।